हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जान लिया, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान लिया, इवन नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके बारे में भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, आज जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टाइटल लगाइए, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड पढ़ने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी हुई है, वो है बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक्चुअल में बॉन्ड सबसे पहले होता क्या है, बॉन्ड के टाइप क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अब अभी फिलहाल हम आयोनिक कंपाउंड नहीं पढ़ रहे, हम पहले बॉन्ड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में बॉन्ड होता क्या है और कौन कौन से टाइप से होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, देन आफ्टर पढ़ते हैं। उसी के अंदर एक टाइप आएगा आयोनिक बॉन्ड, उसका हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आयोनिक कंपाउंड के बारे में जानेंगे। बॉन्ड जो है वो है क्या, एक्चुअल में इस बॉन्ड को पूरा हम कहते हैं केमिकली बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली बात करें तो हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस करता है तब डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर ना, हम ऐसा कहते थे कि एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइंड होके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर ना, क्या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब कि दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो किस तरीके से बनाते होंगे कि भाई एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता कैसे होगा। तो जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बारे में बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन के लिए हम लिखते क्या थे, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 1 होने के कारण उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरफ वाले हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं थोड़ा अलग साइन से दिखाता हूं, क्रॉस से दिखाता हूं। क्लियर, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों जब एक दूसरे के पास पास आएंगे तब ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। क्लियर, और इनकी शेयरिंग की वजह से इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, H बॉन्ड H। और ये वाले बॉन्ड को हम क्या कहते थे, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते थे, कोवेलेंट बॉन्ड। नॉर्मल डेफिनेशन अगर लिखने जाए कोवेलेंट बॉन्ड की तो क्या बनती है, द बॉन्ड व्हिच फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसे बॉन्ड एक्चुअल में हमारे पास 4 टाइप के हैं। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड आयोनिक बॉन्ड, देन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर, टोटल हमारे पास 4 टाइप के क्या है, ऐसे बॉन्ड है जिसके अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करना है क्योंकि हमें आयोनिक कंपाउंड पढ़ना है। रेडी, क्या है सब कुछ मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, लेकिन इसमें से एक भी, उसमें सिर्फ आयोनिक बॉन्ड को छोड़ के ये 3 जो है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में एक्चुअल में पोलैरिटी जनरेट होती है। पोलैरिटी जनरेट होती है मतलब क्या, एक प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट होता है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट होता है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। मतलब कि पोलैरिटी मतलब क्या, आप जैसे कहते हैं पोल, एन पोल, एस पोल मैग्नेट में होता है ना, वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, ये दोनों साइड के एक पोल होते हैं, वो दोनों पोल उसके अंदर क्या होता है, एक प्रकार का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल, ये जानकारी देती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं HCl, तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन वो दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तब ये भाई ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया होगा, पर जब इलेक्ट्रॉन का डोनर, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तब उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की पेयर बनती है वो पेयर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं रहती बल्कि किसी एक के साइड खींची चली जाती है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयर जैसे कि यहाँ पे सेंटर में रहेगी नहीं, जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये क्लोरीन का न्यूक्लियस यहाँ पे है, बराबर। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो पेयर होगी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की पेयर एग्जैक्ट सेंटर में रहेगी नहीं बल्कि किसी एक की तरफ खींची हुई रहेगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। वो किसकी तरफ खींची रहेगी, कोई भी मोर यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसकी तरफ। ये क्या है उसके बारे में हम
फिफ्थ लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। फिलहाल सिर्फ ये जानकारी के लिए है आपको कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरेट होता है तब दो पोल के बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। 11th साइंस के अंदर डिटेल में पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्ड कि हाइड्रोजन किसी दूसरे हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है उसके साथ जब जुड़ता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, माफ कीजिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तब वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। क्लियर। लेकिन फिलहाल के लिए हमें सिर्फ किसके ऊपर ध्यान देना है, आयोनिक बॉन्ड के ऊपर ध्यान देना है। ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है। आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन चालू करते हैं। आयोनिक बॉन्ड टाइटल लगाइए। आयोनिक बॉन्ड के बाद हम आयोनिक कंपाउंड पढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझिएगा बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है? आयोनिक बॉन्ड, आयन की मदद से जो बॉन्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हम आयोनिक बॉन्ड की जब बात करेंगे तब आपको क्या ध्यान रखना है कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन होंगे। अब मैंने आपको इनिशियल लेक्चर के अंदर पढ़ा दिया था कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में जो नेगेटिव आयन होते हैं वो नॉन मेटल की वजह से जनरेट होते हैं और पॉजिटिव आयन मेटल की वजह से जनरेट होते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली जो आयोनिक बॉन्ड है वो कौन कौन से कंपाउंड, माफ कीजिए कंपोनेंट के बीच में जनरेट हुआ, कौन कौन से एलिमेंट के बीच में जनरेट हुआ, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो एक चीज ध्यान रखिए कि आयोनिक बॉन्ड जो है, आयोनिक बॉन्ड वो जनरली, मैं जनरली बोल रहा हूं, जनरली क्या मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही जनरेट होता है। और वो भी क्या, उनके आयोनिक फॉर्म में, डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट नॉन मेटल के बीच में नहीं, बल्कि उनके आयोनिक फॉर्म में जब कोई बॉन्ड जुड़ता है तब उसको क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने कहा द बॉन्ड विच फॉर्म बाय द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, यानी कि कोई एक ऐसा बॉन्ड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन से जनरेट होता है। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं NaCl की, नॉर्मली। क्लियर। तो NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? NaCl में, NaCl का एक कंपाउंड है मेरे पास, ये कंपाउंड के अंदर एक Na+ और एक Cl- होता है। रेडी। एक क्या होता है, Na+ और एक Cl- होता है। यानी कि एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है, और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक प्रकार का बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड। मतलब कि द बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, द बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन नोन एज आयोनिक बॉन्ड। क्लियर। आयोनिक बॉन्ड मतलब कि ऐसा बॉन्ड जो क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जनरेट होता हो, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड, समझना क्या, ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या? ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब कि यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो सारे के सारे कंपाउंड क्या कहे जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। क्या कहे जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। या तो उसको दूसरा क्या कहते हैं, या तो आप उसको कह सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, समझ में आई बात? रेडी। या तो हम उसको कह सकते हैं क्या, आयोनिक कंपाउंड, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब ऐसे कंपाउंड के अंदर में से एक कंपाउंड मैंने ले लिया जैसे कि NaCl फॉर एग्जांपल। क्लियर। तो वहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती कैसे है, थोड़ा डिटेल में समझे तो कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मैंने सोडियम लिया है, वो पॉजिटिव आयन कब बनाता है, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मतलब कि ये क्या करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। समझ में सही बात? क्या, जब एक Na+ जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या, जब सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब वो क्या बनाएगा, Na+। सीधी सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, सिंपल। अब 28 में से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब कि रह क्या जाएगा, आउटर मोस्ट से एक निकलेगा ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से निकलेगा, आउटर मोस्ट बाउंड्री से निकलेगा। तो ये बनाएगा क्या, 28, यानी कि इनर्ट गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन।
जब भी कभी कोई एलिमेंट आयोनिक फॉर्म में जाता है तब वो इनर्ट गैसेस कन्फ्यूजन बनाए तभी तो वो जा सकता है आयोनिक फॉर्म में। क्लियर ना? आयोनिक फॉर्म आता कब है? आयोनिक फॉर्म तभी आता है जब वो क्या करता है, वो इनर्ट गैस, देखिए हो गया नियॉन जैसी कन्फिगरेशन हो गई ना, नजदीक के इनर्ट गैस जैसी कन्फिगरेशन मतलब P28। सो पहले हमारे पास क्या आ गया Na+। सेम थिंग अब हम बात करें कि अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन ऑलवेज होता है डायमॉलिक्यूल फॉर्म में, फिलहाल के लिए बात करें डायमॉलिक्यूल फॉर्म में होता है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो 2 Cl- अलग होंगे और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन अलग होंगे। क्लियर? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भले 1 या 2, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो 2Cl, माफ कीजिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जो 2Cl- हुआ वो Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से होगा ना, मतलब कि डाइक्लोरीन में जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, जैसे कि क्लोरीन की कन्फिगरेशन क्या है 287, क्या है ये क्लोरीन की कन्फिगरेशन क्या है 287। अब उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ही गिनो फिलहाल क्योंकि 2 तो मैंने बैलेंसिंग के लिए लिखा है, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होगा तभी तो जाके Cl का कन्फिगरेशन Cl- का बनेगा 288। यानी कि कोई भी नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या कोई भी नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो गेन करने के बाद वो इनर्ट गैस जैसी कन्फिगरेशन बनाएगा। क्लियर? और वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, देन आफ्टर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होने के बाद वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कैसे? जैसे कि Na+, रेडी, Na+, और उनके बीच में जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन था उसने गवा दिया, Na+ के पास जो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन था उसने गवा दिया, रेडी। सेम Cl- के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे समझना बच्चों, Cl- के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने थे 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया वो इसने क्या कर दिया, गेन कर लिया, मतलब ये क्या बन गया माइनस, समझना क्या बन गया, ये Cl- बन गया, रेडी। तो इनके बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ यानी कि Na+ ये पूरा और एक Cl-, मतलब ये Cl-, अब ये पूरा गिना जाएगा Cl-, इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये जो है वो इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड को हम क्या कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्लियर ना? आयोनिक बॉन्ड। दोनों देखिए दोनों अपनी ऑक्टेट पूरी कर चुके हैं, मतलब कि इसने एक गवा दिया, एक लूज कर दिया और अपनी ऑक्टेट पूरी की, इसने एक गेन कर लिया और अपनी ऑक्टेट पूरी की। समझ में आई बात? क्या इसने, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयन के बीच में फॉर्मेशन होना मतलब क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में फॉर्मेशन होना। पॉजिटिव नेगेटिव आयन मतलब इनडायरेक्टली मेटल नॉन मेटल हुआ, तो यहाँ पे सोडियम एज अ मेटल के फॉर्म में है, ये एज अ नॉन मेटल के फॉर्म में है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड। समझ में आई बात? आयोनिक बॉन्ड। और वो आयोनिक बॉन्ड बच्चों ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्या बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग बॉन्ड कहा जाता है। इसीलिए आयोनिक बॉन्ड, आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे दूं कि नमक होता है ना, ये रॉक सॉल्ट का एग्जांपल है, NaCl रॉक सॉल्ट यानी नमक आप जो यूज करते हैं उसका एग्जांपल है। उनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि उनको मेल्ट करने के लिए यानी कि उसको तोड़ने के लिए आप नमक को पिघला नहीं सकते, पानी में डाल के उसको घोल सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, पर आप उसको पिघला नहीं सकते। पिघलाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्लियर ना? लाइक आप ले सकते हो शुगर क्रिस्टलाइन फॉर्म है हालांकि, पर वो भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आई बात? सो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, हम उसकी प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ने वाले, हमारा जो नेक्स्ट सेशन है इसके बाद का, उसके अंदर हम आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक और एग्जांपल पहले देख लेते हैं आयोनिक बॉन्ड का। देखिए इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ और इसीलिए ये जो पूरा कंपाउंड ये जो बना, ये पूरा कंपाउंड कौन सा कंपाउंड, NaCl, वो पूरा कंपाउंड बना, उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे आयोनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? आयोनिक कंपाउंड। बच्चों ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा काम का है, क्या आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर क्या आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसा कहते हैं Mg+2 और Cl- 1 पर वो 2 होते हैं, इनके बीच का फॉर्मेशन, यानी कि जब एक्चुअल में MgCl2 होता है पूरा, वो कंपाउंड जो पूरा होता है वो कंपाउंड कैसा होता है MgCl2, रेडी ना? क्योंकि आपको मैंने वो तो सिखा दिया लिखना कि जब Mg और Cl जुड़ते हैं तो Mg की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी -1,
Mg1Cl2 कंपाउंड बनेगा MgCl2। तो इनके बीच में किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होता होगा तो देखते हैं भाई। सबसे पहले तो Mg+2 बनेगा, नॉर्मल पेरेंट आयन में से, ये पेरेंट एलिमेंट उसमें से आयन बनेगा बराबर। तो Mg में से क्या बनेगा Mg+2, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गवा दिए 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब ये क्लोरीन जो कि डायमोलिक्यूल फॉर्म में होता है, उसने क्या किए इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है ना, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और साथ में 2 क्लोरीन होने की वजह से जितने एलिमेंट उतने आयन, जितने एलिमेंट उतने आयन। जैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 आयन निकलेंगे, जैसे यहाँ पे निकले थे 2 क्लोरीन तो 2 आयन। क्लियर। वैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2Cl-, यानी कि इनडायरेक्टली मुझे एक मिल गया Mg+2 और एक मिल गया 2Cl-। रेडी। अब Mg+2 और 2Cl- के बीच में फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए। जब Mg+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गवाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे गवाया, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गवाया, तो क्लोरीन के कितने आयन है मेरे पास 2, तो एक क्लोरीन का आयन यहाँ पे और एक क्लोरीन का आयन यहाँ पे होगा। 2 क्लोरीन आयन है ना मेरे पास, क्लोरीन कितने हैं मेरे पास 2, यानी कि इसके पास में कितने थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7, तो ये गेन कर लेगा, मतलब यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके पास भी कितने थे 7, तो ये भी गेन कर लेगा, इनके बीच में भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब कि ये जो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये दोनों बॉन्ड क्या कहे जाएंगे आयोनिक बॉन्ड। क्लियर ना, क्या कहे जाएंगे आयोनिक बॉन्ड। मतलब कि MgCl बट दोनों माइनस और ये Mg+2। रेडी ना, ये दोनों माइनस और ये Mg+2, यानी कि द बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। देखिए बॉन्ड विच फॉर्म बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन known as ionic bond। समझ में आई बात। तो ये कहा जाता है क्या आयोनिक बॉन्ड। और ऐसे प्रकार के कंपाउंड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं ऐसे प्रकार के कंपाउंड को आयोनिक कंपाउंड। समझ में आई बात बच्चों। क्या आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या, आयोनिक कंपाउंड समझने के लिए पहले आपको आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको पहले बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ऐसे बॉन्ड फॉर्म करने वाले कंपाउंड जितने होते हैं सबके सब क्या कहे जाते हैं आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब उसके एग्जांपल और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। लिख लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों चालू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और आप नॉर्मल भी लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अच्छी तरीके से पढ़िएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा आईएमपी है और एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछी गई है और आता भी है। चलिए सबसे पहले मैं लिस्ट आउट कर देता हूं कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। टोटल हमें आयोनिक कंपाउंड के बारे में उनकी 4 प्रॉपर्टी का डिस्कशन करना है। आयोनिक कंपाउंड जो है उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है सबसे पहले तो, दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, तीसरा उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, चौथा वो सॉल्युबिलिटी कैसा दिखाता है। क्लियर। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है उसकी, उसमें से हमें ये जो मैंने 4 कही वो याद रखनी है और उसके बारे में डिस्कशन करनी है। सबसे पहला बात करते हैं फिजिकल नेचर। फर्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल नेचर, सेकंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड solubility and fourth electrical conductivity। क्लियर। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों फिजिकल नेचर के बारे में। तो आयोनिक कंपाउंड के बारे में जितना अगर हम बात करते हैं फिजिकल नेचर के बारे में, तो फिजिकल नेचर जो है आयोनिक कंपाउंड का, फिजिकल नेचर जो है यानी कि फिजिकली वो कौन से स्टेट में सबसे पहले तो होते हैं, तो जनरली वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में, जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, प्लस दूसरा वो हार्ड होते हैं। क्या होता है, हार्ड होते हैं। और हार्ड होने के क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल और 2 एटम कह सकते हो आप, और 2 आयन, सॉरी एटम तो नहीं हो सकता यहाँ पे, आयन, 2 आयन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 आयंस इज टू मच हाई, that's why this compound is too much hard or in solid state।
क्लियर। बट इतना हार्ड होने के साथ वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। जब भी कभी हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, यानी कि जब भी कभी हम थोड़ा सा भी उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, यानी कि ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। ध्यान रखिएगा बच्चों, क्या, ब्रिटल। मैं आपको एक समय एग्जांपल लिखवा दूं तो आप ज्यादा याद कर पाओगे। आयोनिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूं, आप NaCl, CaCl2, MgCl2, CaO, ये सारे कंपाउंड लिख सकते हो। किसके अंदर, आयोनिक कंपाउंड में। आयोनिक कंपाउंड, इन सब के अंदर आयोनिक कंपाउंड ही फॉर्म होता है। क्या, इन सब के अंदर आयोनिक कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ध्यान रखिएगा, क्या फिजिकल नेचर में क्या क्या ध्यान रखना है, सॉलिड होता है, फोर्स ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से, और प्रेशर अप्लाई करते ही वो टूट जाते हैं, यानी कि ब्रिटल होते हैं। ठीक है ना। सेकंड वन इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से ही पता चल जाता है, क्योंकि हार्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है उनका, क्या, हार्ड होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उनको मेल्ट करने के लिए और बॉईल करने के लिए जो टेम्परेचर देना पड़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, किसी कंपाउंड को मेल्ट करना। मेल्ट करना मतलब क्या, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना। अब हमने यहाँ पे क्या डिसीजन किया था कि इनके बीच का जो बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड वो तो क्या होता है, टू मच स्ट्रॉन्ग। क्लियर ना, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनको मेल्ट करना या तो बॉईल करना, क्या, मेल्ट करना या तो बॉईल करना, ये दोनों चीज करने के लिए उनको जो टेम्परेचर देना पड़ता है, वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहती है, बहुत ज्यादा रहती है। और इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर देना पड़ेगा ज्यादा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप, आयोनिक कंपाउंड का, क्या, आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो दोनों क्या रहते हैं, ऑलवेज हाई रहते हैं। क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज क्या रहते हैं, हाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है। देन आफ्टर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी के बारे में तो आप नॉर्मली इस एग्जांपल से भी देख सकते हो। तो नमक तो पानी के अंदर तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो बहुत ज्यादा बार पूछी गई है वन वर्ड के अंदर, क्या, कि किसी भी कंपाउंड के लिए, चाहे वो आयोनिक हो चाहे कोवैलेंट, कोई भी कंपाउंड के लिए हमें दो तरीके से सॉल्युबिलिटी मेजर करनी होती है। एक पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ना, आप वाटर याद रखिए, पानी मतलब पानी एक प्रकार का पोलर सॉल्वेंट है, एंड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, आप उसको ऑर्गेनिक भी कह सकते हो। ऑर्गेनिक क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे फोर्थ लेसन में। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि पोलर या तो नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या, जैसे कि ये हमने, जैसे कि लाइक लिखा वाटर, यहाँ पे आप लाइक लिख सकते हो, केरोसिन और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। क्लियर, कोई भी लिख सकते हो एग्जांपल। सो ईथर, कोई भी। अब वो क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे फोर्थ लेसन में, पर फिलहाल इतना याद रखो कि नमक जो होता है ना, हम दो एग्जांपल से फिलहाल सीखते हैं, वो पानी के अंदर तो डिसोल्व हो जाता है, लेकिन केरोसिन में डिसोल्व नहीं हो पाता, क्योंकि केरोसिन एक प्रकार का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर, नॉन पोलर ऑर्गेनिक क्या होता है, आपको सिर्फ ओरली बता दूं कि जो भी कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको जलाने से काले कलर के धुएं से वो जलते हैं, ये एक बेसिक डेफिनेशन है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन अलग है, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली समझा रहा हूं। क्लियर, जिसको जलाने से ये सब देखिए काला कलर का धुआं निकलेगा, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, बेंजीन, क्लियर, ईथर, ये सब ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहे जाते हैं। इनको अगर आप जलाओगे तो वो सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट कहे जाएंगे, और इनके अंदर आप नमक डाल के चेक कीजिएगा, नमक आप केरोसिन में डाल के रखो, कुछ नहीं होगा, डिसॉल्व होगा ही नहीं, बट पानी में जैसे डाल दोगे तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब कि सॉल्युबिलिटी का दिखना चाहे आयोनिक कंपाउंड की, तो क्या लिख सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड आर dissolve in polar solvent like water, but ionic compound cannot dissolve in non-polar solvent like kerosene।
क्लियर ना? क्या वो पानी जैसे कंपाउंड के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, बट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि पानी तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बट वो किसी जैसे केरोसिन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो पाता नहीं है। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल खास लिख सकते हो सॉल्युबिलिटी के अंदर। देन आफ्टर फोर्थ बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या है भाई, नमक है आपके पास, एक ही एग्जांपल याद रखो फिलहाल, नमक है आपके पास, उस नमक में से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो करंट पास हो पाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि नमक क्या है, Na+ बॉन्ड Cl-, मतलब कि इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन है सबके सब ऐसे कौन से फॉर्म में है, बॉन्ड फॉर्म में है। क्लियर? एक्चुअल में जब NaCl का क्रिस्टल फॉर्म होता है, सिर्फ आपको जानकारी के लिए मैं फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं कि NaCl का क्रिस्टल होता कैसे है, उसके बाद में आप ये करना नहीं है, ये फिगर आपको ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। NaCl का क्रिस्टल कुछ ऐसा होता है, देखिए थोड़ा सा मिक्स हो रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा क्लियर कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो। देखिए ये NaCl का एक क्रिस्टल होता है, NaCl का जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर ये देखिए उसकी ऊपरी सतह है, ये उसकी ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह के अंदर आपको 9 पॉइंट में जैसे दिखा रहा हूं डॉट, वो उसका ऊपर का पार्ट है। आपने क्यूब देखा है ना, आप जो क्यूब खेलते हो कलर वाला, कलर मैच करने वाला जो क्यूब खेलते हो ना, वो सेम यही समझ लीजिए, बट ये 4x4 है ऐसा समझिए। क्लियर? आपके पास जो होता है वो 3x3 होता है, ये देखिए उसकी ये नीचे की सतह है। चलिए रेडी, अब शायद थोड़ा बहुत दिख के बाहर आ रहा होगा कि इसके बीच में भी एक सतह है, एक बीच में भी सतह है। देखिए ये बीच का सेंटर वाला पॉइंट दिखा रहा हूं मैं, बीच का एग्जैक्ट, वैसे यहाँ पे एक पॉइंट होगा, वैसे एक पॉइंट यहाँ पे होगा, रेडी, वैसे ही इधर इधर। चलिए ओके, सो देखिए ये पूरी एक सतह है, आपको दिख रही है कि ये एक ऊपर की सतह है, नीचे की, उसके बाद ये NaCl का क्रिस्टल है। इसमें देखिए हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर Na+ होता है तो उसके बाजू में Cl- होता है, वैसे यहाँ पे Na+ होता है तो उसके बाजू में दूसरा ऐसा एक क्यूब होता है Cl-, वैसे ऊपर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ऐसे कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अब समझो कि इस क्रिस्टल के अंदर कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन बचे नहीं बचे, क्यों? क्योंकि हर एक Na+, हर एक Cl- से जुड़ा हुआ है। देखिए हर एक कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं हर एक ने अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, हर एक ने कहीं ना कहीं अपना बॉन्ड बनाया हुआ है, और वो बॉन्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो पैर में आ गए, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो पाए नहीं। अगर वो फ्री नहीं हो पाए तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेंगे? आप लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े ना कि इलेक्ट्रॉन को करंट को फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, चार्ज की जरूरत पड़ती है। रेडी? वो चार्ज तो यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट के अंदर जब NaCl होगा, क्या? जब NaCl मतलब कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे कोई भी आप आयोनिक कंपाउंड लिख सकते हो, जब अपने सॉलिड स्टेट में, या तो मॉल्टन स्टेट नहीं लिख सकते हो, सॉलिड स्टेट याद रखना, क्या? या तो पहले तो सॉलिड स्टेट में होगा, या तो अपने बेसिक फॉर्म में होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, तब वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएगा नहीं, मतलब कि कैन नॉट पास करंट, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब यहां पे दिखा पाएगा नहीं। लेकिन आप इस NaCl के अंदर थोड़ा सा भी पानी डाल दो, क्या डाल दो? थोड़ा सा भी पानी डाल दो, तो वो क्या हो गया? सीधा सॉल्टी वाटर हो गया ना, पानी प्लस नमक,
सॉलिड वाटर हो गया, मतलब कि अब वो सॉलिड स्टेट में नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, अब वो हो गया एक्वियस। क्या हो गया, एक्वियस, मतलब कि पानी वाला हो गया। जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा ये सारे बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। सारे बॉन्ड टूट जाएंगे मतलब कि अकेले Na+ और अकेले Cl- घूमेंगे। जैसे ही अकेले Na+ और अकेले Cl- घूमेंगे तो खुद के इलेक्ट्रॉन भी लेके घूमेंगे, मतलब कि अब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि वो आयंस फॉर्म में आ गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ये चीज सीखे होंगे कि कोई भी सॉलिड के अंदर करंट पास करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन और कोई भी कंपाउंड के अंदर, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए आयंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इनको आयन मिल गए Na+, Cl-, Na+, Cl-। ठीक है, सब अलग हो जाएंगे कब, जब उसके अंदर पानी डालेंगे तब। यानी कि NaCl जब सॉलिड स्टेट में होगा तब करंट को पास नहीं कर पाएगा, बट जब वो ध्यान रखना क्या, जब वो एक्वियस या तो मोल्टन, एक्वियस या तो मोल्टन भी एक चीज है। देखिए मोल्टन मतलब उसको पिघला दिया मतलब सारे बॉन्ड टूट गए, वापस Na+ Cl- मिल गए। मतलब कि जब मैंने उसको पिघला दिया तो यानी कि वो मोल्टन स्टेट में आ गया। तो ये दो कंडीशन में, यानी कि एक्वियस स्टेट और मोल्टन स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाएगा, मतलब कि करंट को पास होने देगा। समझ में आएगा क्या, तब वो करंट को पास होने देगा, पर नॉर्मल स्टेट के अंदर पास होने देगा नहीं। आपको ये फिगर ड्रॉ नहीं करनी है, टेंशन मत करना, आपको ये फिगर नहीं बनानी है, सिर्फ समझाया है मैंने आपको कि ये जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसलिए तो कहा है हमने कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि देखिए कितना स्ट्रक्चर, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। एक Na+ को 6 Cl- में घेर के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 11th में आएगा पढ़ने में जब आप आगे जाओगे। सो क्या ध्यान रखना, क्या एक्वियस और मोल्टन स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, लेकिन अपने सॉलिड स्टेट के अंदर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा नहीं। ठीक है, सो बच्चों 4 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े हो, माफ कीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी, या आप उसको नॉर्मल प्रॉपर्टी कह सकते हो। चारों 4 याद रखना। सबसे पहले कौन सी पढ़ा, फिजिकल नेचर, देन आफ्टर दूसरा कौन सा पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन आफ्टर तीसरा सॉल्युबल होने की एबिलिटी मतलब कि सॉल्युबिलिटी, एंड देन आफ्टर आखिरी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारी बातों को बच्चों ध्यान रखना है, आपको मिस्टेक नहीं होने देनी है। ठीक है, सारी बातों को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, कहीं पे कोई भी मिस्टेक ना हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।